कहानी का? नहीं नहीं, ख्वाहिश। बदज़ोक अफसाना निगार या अश्लील कहानी का? मेरी पैदाइश समराला में 11 मई 1912। मैं एक नाली का कीड़ा जो नाली से निकलकर अपने बाप के घर में घुस गया। मेरे वालिद गुलाम हसन का ऐसा मानना था, वो समराला में एक सरकारी अफसर थे। मैं उनकी दूसरी बीवी का सबसे छोटा बेटा। उनकी पहली बीवी के 3 बेटे, जिनको उन्होंने हायर एजुकेशन दिलाने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। और मुझे समराला की सड़कों पर खाक छानने के लिए छोड़ दिया गया था। मैं समराला की सड़कों पर बंदरों के तमाशे देखता रहता। बहुत बाद में मैंने काफका की कहानी पढ़ी, द जजमेंट। उस कहानी को पढ़कर मैं चौंक गया, क्योंकि उस कहानी में एक पिता एक दैत्य और जिंदगी की तरह था, जिसकी वजह से उसके बेटे ने खिड़की से छलांग लगाकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मेरी हर कहानी में मेरे वालिद की तरह कोई ना कोई दैत्य जरूर नजर आता था, जिसकी मैं भी हत्या कर देना चाहता। खैर, शराब खानों में घुस गया, शराब पी, पुलिस वालों के जूते खाए, और जिंदगी यूं ही आवारागर्दी की धुंध में भटकती है। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक जोरदार घटना घटी, जिसने पहली बार मेरे वजूद से मुझे रूबरू करवाया। हुआ यूं कि एक अल्लाह रखा खासा, उन्होंने बहुत बड़ा मजमा लगा रखा। वो तरह तरह की मजहबी कहानी सुनाते और लोग बड़े मग्न होकर सुन रहे थे। बीच में जलते हुए अंगारे बह रहे थे। अचानक बोले कि जिसे खुदा पर एतबार हो, अपने आप पर एतबार हो, और जो मेरे साथ इन अंगारों पर चल सके वो आ गया। भीड़ ये सुनकर छिटकने लगी, लोग खिसकने लगे। मैं जो उसी भीड़ का हिस्सा था, अल्लाह रखा खान साहब के पास पहुंचा। मैं चलूंगा आपके साथ। वो मेरी शक्ल देखने लगे और मैं जूते मोजे उतार कर तैयार खड़ा हुआ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, कलमा पढ़ो, खुदा का नाम लो और आ जाओ। और उनका हाथ पकड़े अंगारों पर चलता हुआ अंगारों की दूसरी पार पहुंच गई, और मेरे पैर बिल्कुल नहीं चले। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं आग से बना हुआ, मुझ में, मेरे अंदर आग भरी पड़ी। खैर, शुरुआती तालीम अमृतसर में पूरी। मैं 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं उर्दू में फेल हुआ। जैसे तैसे मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चला गया, लेकिन किसी कारण वापस अमृतसर लौटना पड़ा। और वापस आकर शराब खानों, जुआ घरों में जिंदगी मशहूर हो। तवाइफों के कोठों पर जाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही सबसे भी उठ गया। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में तब्दीली की शुरुआत हुआ यूं कि मैं अमृतसर में एक होटल में अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। वहीं पे बारी आरिफ साहब, जो कम्युनिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, मृत्यु दंड पर बहस कर रहे थे। मैं भी उस बहस में कूद गया। इसी बहस में विक्टर ह्यूगो, एक फ्रांसीसी, एक कथाकार, एक कवि, जिनकी किताब द लास्ट डेज ऑफ कंडेम्ड का जिक्र छिड़ गया। मैंने फट से बारी साहब से कहा कि ये किताब तो मैंने पढ़ी और ये किताब मेरे घर पर रखी। वो मेरी शक्ल देखने लगी और मुझसे कहा कि वो किताब लेकर कल मेरे दफ्तर आ जाए। दूसरे दिन मैं वो किताब लेकर उनके अखबार मसब्बत के दफ्तर पहुंच गया, और बारी साहब ने मुझे अपना लिया, और मैंने रोजाना उनके अखबार के दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया। उनकी इल्मियत, उनकी बौद्धिकता के रसबोध से मैं तरबतर होता चला गया। बारी साहब ने शायद मेरे अंदर की बेचैनी, मेरे अंदर की आग को पहचान लिया। उन्होंने मुझे साहित्य पढ़ने के लिए कहा, और उनकी बात पर अमल करते हुए मैंने गोरकी, गोगोल, पुश्किन, चेखव, मोपासा और ऑस्कर वाइल्ड, इन सभी को लगकर पढ़ना शुरू कर दिया, और इन सभी के लेखन का उर्दू में तर्जुमा किया। ये सब दुनिया के महान लेखक। इन्हें पढ़ते लिखते जैसे मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी राह मिल गई, और मैंने अपने आप से कहा कि मैं भी लिखूंगा, और लिखना ही मेरा एकमात्र काम हो सकता है। बारी साहब ने विक्टर ह्यूगो के द लास्ट डेज ऑफ कंडेम्ड का तर्जुमा उसे उर्दू में कराया, और उसे असीर किए सरगुज़श्त के नाम से मेरी पहली किताब बुक स्टॉलों पर नजर आई, मेरे नाम से। ये देखो सालो, ये देखो, सादत हसन मंटो के नाम से छपी किताब। मैं मसब्बत में नियमित तौर पर फिल्मों की समीक्षाएं लिखने लगा, और इन्हीं समीक्षाओं के बीच अफसाना निगार सादत हसन मंटो का जन्म हुआ। ऑस्कर वाइल्ड के जब्तशुदा नाटक का वीरा के नाम से तर्जुमा। अचानक एक दिन मसब्बत अखबार बंद, मैं बेरोजगार हो गया, और बारी साहब लाहौर चले गए। और लाहौर जाकर बारी साहब ने खल्क के नाम से पत्रिका निकालना शुरू की। बारी साहब ने मुझे वहां बुला लिया, और मैंने खल्क में लिखना शुरू किया, जिसमें मेरी पहली कहानी, जिसे मैंने फर्जी नाम से छपवाई थी, तमाशा भी छपी। बारी साहब ने एक आर्टिकल लिखकर छापा, जिसका उन्वान था फ्रॉम हेगल टू मार्क्स। एक दिन लाहौर में बारी साहब के साथ काम करते करते मैं और बलवंत गार्गी, जो हमारे साथ ही काम करता था, उसे घेर लिया। बलवंत निहायत ही शरीफ लेखक। मैंने उसको कहा, अरे भाई बलवंत, दफ्तर में बैठे बैठे कोई लेखक थोड़ी बनता है, उठो आओ चलते हैं। उसने कहा, कहाँ पे? मैंने कहा, अरे आओ तो। बाहर तांगा पकड़कर बैठ गए। बलवंत पूछते रहा कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैंने और बारी साहब ने उसे कुछ नहीं बताया। पुराने लाहौर की जगमगाहट का नाम था हीरा मंडी, तवाइफों का इलाका। हम वहां पहुंच गए। हीरा मंडी पहले गोश्त का बाजार नहीं, बल्कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के सुर हवाओं में गूंजा करते थे। ठुमरी,
दादरा, मालकोंस, बिहार, भैरवी के राग फिजाओं में तैरते थे। हीरा मंडी तहजीब और तमीज का मरकज था, जहाँ पर राजा महाराजा, नवाबों और जमींदारों की औलादों को तमीज तहजीब की तालीम के लिए भेजा जाता था। अदब कायदे सिखाए जाते थे। वहाँ के फूल वाले, दलाल, पान वाले सभी जिंदा थे। मुझे देखते ही कहते कि अरे मंटू भाई आ गए, अब मजा आएगा। मैं वहाँ अक्सर अकेला जाने लगा, उनकी जिंदगी में झांकने, उन्हें जानने पहचानने के लिए, जिनकी जिंदगी में हर मात्रा एक शब्द था। मालकॉन्स, बिहार, भैरवी की रागों में होती थी उनकी चीखें, उनके आंसू, उनके खून, जो उनकी आवाजों को सुरीली धार में बदल देते थे। टॉल्स्टॉय ने एक बार कहा था कि सारे सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, लेकिन दुखी परिवारों की कहानी अलग अलग कई रंगों की होती है। वो वेश्याएं सच बोलती थी। उनकी जिंदगियों की सच्चाइयां, उनकी चीखों और आंसुओं के दस्तावेज जो मेरे अंदर की जलती हुई आग पर छींटों की तरह पड़ते थे और चिंगारी बनकर बाहर निकलते थे, जिनकी वजह से मेरे अंदर की दहकती हुई आग मेरे तहरीरों और अफसानों में तब्दील होती गई। यहीं पर मैं सुगंधी, सुल्ताना और कांता को ढूंढ पाया था। हीरा मंडी की पुरानी शानो शौकत धीरे धीरे गायब होती चली गई। आलमी जंग के वक्त नए व्यापारी पैदा हुए, नए धनवान बने। युद्ध के बाजार ने लुच्चे और ठेकेदार पैदा किए, जिसके चलते हीरा मंडी गोश्त का कैद खाना बन गई। तवायफों को कॉल गर्ल्स में तब्दील होते देखा। हीरा मंडी गोश्त का बाजार बन चुकी थी। मैंने दोनों हीरा मंडियों को देखा, लेकिन हीरा मंडी मेरे लिए हमेशा से सोने के पानी से मीनाकारी की हुई एक तस्वीर ही बन गई। फ्रॉम हेगर टू मार्क्स आर्टिकल के खल्क में छपने के बाद अंग्रेज हुकूमत हरकत में और इंक्वायरी वगैरह होने लगी। बारी साहब निहायत ही डरपोक इंसान थे। मार्क्सवाद को पूरा घोल कर पिया हुआ था। बड़ी बड़ी क्रांतियों की बातें करते, मगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाता तो घर में दुबक जाता। लिहाजा खल्क बंद हो गया और मैं फिर सड़कों पर आ गया। शराब खानों, जुआघरों और हीरा मंडी में जिंदगी मशगूल हो। लेकिन अचानक एक दिन तकदीर का बल चला। बंबई से नजीर लुधियानवी का एक खत मुझे मिला कि फौरन बंबई आकर मुझसे मिलो। बंबई पहुंचकर नजीर लुधियानवी की साप्ताहिक पत्रिका मुसव्विर, उसमें मुझे संपादक बना दिया और पगार 40 रुपए। अगर मैं बंबई ना देख पाता तो मुझे शायद कभी मालूम न चल पाता कि लोग किस किस तरह से जिंदा रहते हैं। बंबई की तरह ऊंच नीच का फर्क किसी और शहर में नहीं था। ऊपर के तबकों में रोशनियां बिखरी पड़ी हैं, ग्लैमर है, पैसे की भरमार, और नीचे के तबकों में भूख है, गरीबी है, अंधेरा है और खून खराबा है। और इन्हीं दो दुनियाओं के बीच छुपा एक रिश्ता भी है, जिसकी हजारों हैरत अंगेज किस्से हैं, कहानियां हैं। बंबई ने मुझ जैसे लाखों को आसरा दिया और मुझसे कहा कि मंटो, तुम्हारे पास 10 रुपए हो या 10,000, तुम यहाँ पर खुश रह सकते हो। तुम यहाँ फुटपाथ पर भी रह सकते हो और महलों में। बंबई ने मेरा हाथ पकड़कर गली कूचे, अमीरों के इलाके, दिन रात, खुशी से रंग, पाप पतन, सबसे मेरी पहचान कराई। मैंने जितनी भी कहानियां लिखी, उनके तमाम चरित्र मेरी जान पहचान के थे, मेरे जाने पहचाने, जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी बिताई। मैंने जो कुछ भी लिखा वो सब मेरा देखा जाना, महसूस किया हुआ, भोगा हुआ सच। मुझ पर कई तरह के वार किए गए, कभी प्रगतिशील, कभी प्रतिक्रियावादी, बज़ो अनार्किस्ट, पर मैंने कभी परवाह नहीं, क्योंकि समाज को मैंने किसी राजनीतिक नहीं बल्कि अपने चश्मे से देखा। मुसव्विर में नौकरी करने के साथ साथ इंपीरियल फिल्म कंपनी में मुंशी की नौकरी करी। फिल्म के लेखक को मैं मुंशी ही कहता था, क्योंकि आप वहां पर कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख कर दो, लेकिन बदअकल जाहिल डायरेक्टर और कंपनी का मालिक अपने हिसाब से ही रद्दोबदल करते थे। और आपके लिखे का तो अक्स ही रह जाता था, और आपको उनके लिए डायलॉग की कतरा नहीं लिखने का काम रह जाता, सिवाय एक मुंशी की तरफ। फिर बंबई से दिल्ली चला गया, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करने, लेकिन 8-9 महीने में नौकरी छोड़कर वापस बंबई आ गया। मुसव्विर से फिर बुलावा आया और बंबई की कशिश में मुझे खींच रही थी। मुसव्विर में काम करने के साथ साथ मैं कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, उपेंद्र नाथ अष्ट और इसमें चुगताई फिल्मी दुनिया में पैसा कमाने के लिए भिड़ गए। जब भी कभी फालतू होता तो बंबई के निचले इलाकों, या ये कह लीजिए गोश्त की मंडियों जैसे फारस रोड, फक लैंड के चकला घरों में घूमता था, जहाँ एक तरफ गोश्त का बाजार था, वहीं दूसरी तरफ इन औरतों की दुखों से भरी जिंदगियों की चीखें सुनाई देती थी मुझे। मजदूर की दुभर जिंदगी, मैं उन गरीबों के टूटते हुए ख्वाबों की ताबीरें तलाश कर रहा था। लाहौर की हीरा मंडी और बंबई के उन चकला घरों की औरतों की तकलीफें एक थी, लेकिन कहानियां जुदा जुदा। मेरी कहानियों के चरित्र मेरे आसपास मंडराते रहते थे और पूछते थे, मंटो मेरी कहानी कब लिखोगे? दिल्ली के साकी बुक डिपो ने एक कहानी संग्रह छापा, जिसमें मेरी 2 कहानियां धुआं और काली सलवार छपी। कहानी संग्रह के बाहर आते ही मेरे ही कुछ दोस्तों ने उस पर फहशी के इल्जाम लगाकर अखबारों में लिखा।
और जितनी भी तोहमतें, मलामतें और गालियां दे सकते थे सब दिल खोल कर। लिहाजा पुलिस हरकत में आई और कहानी संग्रह को जब्त कर लिया गया। मैं आपको बता दूं कि पहले भी मेरी कहानी काली सलवार पर अश्लीलता का मुकदमा चला था, लेकिन अदालत ने उसे अश्लील नहीं माना और मुकदमा खारिज कर दिया। लेकिन पता नहीं इस बार धुआं के साथ साथ काली सलवार को भी नत्थी कर लिया गया। लाहौर पुलिस सीआईडी के इंस्पेक्टर ने मुझे गोरेगांव थाना हाजिर होने के लिए कहा और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे अरेस्ट कर दिया। थाना पहुंचकर मैंने अपने वकील हीरालाल सिब्बल को फोन किया। उन्होंने थाना इंचार्ज से बात की और मुझे लाहौर की अदालत में पेश होने के लिए ये कहकर छोड़ दिया गया। और इस बार मेरे साथ इस्मत चुगताई की, क्योंकि उस पर भी उसकी लिखी कहानी लिहाफ पर लाहौर की इसी अदालत में फाश निगारी और अश्लीलता का मुकदमा दायर हुआ था। लिहाफ मैं अपनी बीवी सफिया को लेकर इस्मत के घर पहुंचा। हम तीनों बैठे थे कि इस्मत के शौहर शाहिद भी आ गए। चलो मंटो, आज सेलिब्रेट करते हैं। इस्मत भी कब से गुमसुम बैठी है, इसका भी थोड़ा पन हल्का हो जाए। क्यों? इसे ऐसा लग रहा है कि इसने आप लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। खबरदार अगर ऐसा कहा था, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। तो फिर ऐसा लगता है कि हम एक समझदार सोसाइटी में नहीं बल्कि गधों के बीच में रह रहे हैं। एक कहानी लिखने में इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। यही तो मैं साथ साथ को भी कहती हूँ कि अगर कहानी लिखने की वजह से ही जेल जाना पड़े तो लिखना छोड़ देना चाहिए। सुना इस्मत, अंग्रेज सरकार ने तुम्हें इज्जत बख्शी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अंग्रेज सरकार ने अपने चाटुकारों के दरबार में तुम्हें लाहौर बुलाया है। मंटू भाई, आप अपने आप को समझते क्या हैं? अहम से अहम बात को हवा में उड़ाकर अपने आप को औरों से अलग देखते हैं। गुस्सा थूक दो इस्मत। तुम्हें पता है तुमने क्या कहानी लिखी? हिंदुस्तान के साहित्य अदब के इतिहास में लेस्बियन पर पहली कहानी, वो भी इतनी बेबाकी से। और हाँ शाहिद, तुम भी हमारे साथ लाहौर चलो। पर ये वहाँ आकर क्या करेंगे? लाहौर की खूबसूरती के बारे में तुम नहीं जानते। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर न देखा वो जन्मेंगे। तली मछली, विस्की, रेड वाइन, कबाब, जन्नत है जन्नत। अरे मजा आ जाएगा। साथ साथ अब आप चुप रहेंगे? अरे क्यों चुप रहूं? मैं कोई चोर उचक्का नहीं, जालसाज नहीं, तो क्यों चुप रहूं? और महारानी विक्टोरिया का हुक्म है कि हम लोग लाहौर घूम कर आए। सरकार बनाम इस्मत मंटो हाजिर हो। हम पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब लाला संतराम की अदालत में हाजिर हुए। पहले लिहाफ पर बात। आपकी कहानी लिहाफ के मुतल्लिक कहा गया है, उसमें गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। जी जनाब, मसलन आशिक। जनाब, ये लफ्ज़ अगर गंदा है तो इसकी जगह कोई दूसरा तजवीज़ कर दीजिए। मजिस्ट्रेट लाला संतराम सोचते रहे। योर ऑनर, यार शब्द कैसा रहेगा? ऑर्डर ऑर्डर, इस्तगासे के गवाह पेश करो। जब इस्तगासे के बयान होते रहे तो हम मुस्कुराते रहे। गवाहियों के बाद हमारे वकील ने जमानत की अर्जी पेश की। जनाब, ये मिस्टर मंटो के हाजिरी माफ़ी की अर्जी है। मेरे मुवक्किल को बम्बई से लाहौर आना पड़ता है। बम्बई से लाहौर बहुत दूर होने की वजह से हर तारीख पर हाजिर होने की छूट दी जाए। अपील नामंजूर की जाती है। हमें आज ही हाई कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ेगी। मैं चलता हूँ। और हाई कोर्ट में हमारी अर्जी दाखिल हुई। दूसरे दिन मैं और इस्मत ऑनरेबल जस्टिस इचरू राम जी की अदालत में हाजिर हुए। सरकार बनाम इस्मत मंटो हाजिर हो। मैंने आप दोनों के अफसाने पढ़े, मुझे तो काफ़ी पसंद आए, लेकिन आप लोगों की अपील तो ऑनरेबल जस्टिस दीन मोहम्मद देखेंगे। और इचरू राम जी ने केस दीन मोहम्मद की अदालत में भेज दिया। दूसरे दिन हम उनकी अदालत में हाजिर हुए, लेकिन इस्मत नहीं आई। सरकार बनाम इस्मत मंटो हाजिर हो। साहित्य और अदब के नाम पर आप लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं। आप लोगों का वजूद ही नंगा अदब है। आप लोगों की अपील नामंजूर की जाती है। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल शदीद बीमार है, वो बार बार बम्बई से लाहौर नहीं आ सकता। क्या सबूत है? ये लीजिए, लाहौर के मिलिट्री हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट। अपील मंजूर करता हूँ। शुक्रिया जनाब। मैं जब बम्बई से आया था बीमार, मेरे भांजे ने लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में जहाँ पर वो काम करता था मेरा इलाज करवाया, और वहीं से मैंने हाथों हाथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। ये सोच कर कि हो सकता है कि जरूरत पड़े। और वो काम आ ही गया। खैर कुछ दिनों के बाद तारीख पड़ी और मुझे फिर बम्बई से लाहौर जाना पड़ा। और लाहौर पहुंचकर हम एडिशनल मजिस्ट्रेट राय साहब संतराम की अदालत में पेश। सरकार बनाम मंटो हाजिर हो। इस्तगासे के गवाह पेश करो। धुआं, काली सलवार, दोनों अफसाने फहश है, अश्लील है। मिस्टर सिब्बल, सफाई के गवाह पेश कर रहे हैं। जी जनाब।
अफसाने धुआं और काली सलवार बिल्कुल फहश नहीं। इन कहानियों में कतई कतई बेहयाई नहीं है। ये अफसाने हमने पढ़े हैं। मिस्टर सादत हसन मंटो, सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जनाब, माहवार रिसाले अकब लतीफ़ में मेरी कहानी काली शलवार वार्षिक अंक में छपी थी। उस पर पहले भी फहशी का आरोप लगाया जा चुका था, लेकिन अदालत ने उसे फहश नहीं माना और मुकदमा खारिज कर दिया। वो पहले ही अश्लीलता के आरोप से मुक्त, लेकिन पता नहीं क्यों इस मुकदमे में दोबारा इसे घसीटा जा रहा है, तो इसके मुतल्लिक मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा। जनाब, दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी ने दिल्ली की वेश्याओं के एक ख़ास जगह मुकर्रर कराते वक्त ये कभी नहीं सोचा था कि माल गोदाम उनकी ज़िंदगी का सही नक्शा पेश करता है। लेकिन हमारे जो साहिब नज़र वो उनके घरों को, माल गोदामों को आमने सामने से देखेंगे तो काली शलवार जैसे ना जाने कितने अफसाने लिखेंगे। काली शलवार में सुल्ताना एक चकले की औरत, और चकला घरों को कौन मर्द नहीं जानता जनाब। करीब करीब हर शहर में एक चकला घर मौजूद है। हमारे सफाई करने जिनसे हम छुआछूत करते हैं, जब ये इंसान हमारे घरों से, हमारे पेटों से निकलने वाले पैखाने को, गू को अपने सर पर रखकर बाहर निकलते हैं तो हमें घिन आती। हम रुमाल अपनी नाक पर रख लेते हैं, लेकिन हम इन बदनसीब इंसानों, हमारे जैसा इंसान होने को, इनके अस्तित्व को, इनके वजूद को कैसे नकार सकते हैं, कैसे अनदेखा कर सकते हैं? अगर हम ऐसे इंसानों के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे, तो इनकी ज़िंदगी के वाबस्ता उस अजाब के बारे में जो हमारे जिस्म से निकलने वाली गंदगी, वो नालियाँ जो हमारे घरों से गंदगी के रूप में बाहर निकलती है, उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकते? जनाब, वेश्याओं के कोठों पर हम नमाज, दुरूद या भजन करने नहीं जाते, हम वही करते हैं जिसके लिए जो करने जाते हैं। जब हमें वहाँ जाने की खुली इजाज़त है तो कोई भी औरत मजबूर होकर वेश्या बन सकती है और एक लाइसेंस लेकर जिस्म फरोशी भी कर सकती है। अगर ये तिजारत कानूनन जायज़ तस्लीम की जाती है तो हम इसके मुतल्लिक बात क्यों नहीं कर सकते, अपनी कलम क्यों नहीं उठा सकते? अगर वेश्या या रंडी का जिक्र फाश है, अश्लील है, तो उसका वजूद भी फाश है, और अगर उसका जिक्र वर्जित है तो उसका पेशा भी वर्जित है। आप वेश्या होने के कारणों को, वजूहातों को मिटा दीजिए, उसका जिक्र खुद ब खुद मिट जाए। दरअसल वेश्याओं के अड्डे तो खुद एक जनाजा है जिसे ये समाज अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो जब तक इसे दफन नहीं करेगा इसके मुतल्लिक बात होती रहेगी। ये लाश सड़ी गली सही, बदबूदार सही, घिनौनी सही, गंदी सही, हमें इसका मुंह देखने में क्या हर्ज? क्या ये हमारी कुछ नहीं लगती? क्या हम इसके अजीज़ व क़रीब नहीं? हम बार बार कफन हटाकर इस लाश का मुंह देखते रहेंगे और दुनिया को भी दिखाते रहेंगे। काली शलवार में मैंने ऐसी एक लाश का मुंह दिखाने की कोशिश की। धुआं कहानी के बाबत में अदालत के सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जनाब, औरत और मर्द के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जिसे फाश अश्लील कहा। इस रिश्ते के संबंध में कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर दो लोगों की निजी रिश्तों को 84 यौन मुद्राओं में दिखाया जाए तो हम उसे फाश अश्लील कह सकते हैं। यौनिकता का मतलब अश्लीलता नहीं होता जनाब, नहीं तो खजुराहो को नाक में बने स्कल्पचर को हमें ध्वस्त कर देना चाहिए। जनाब, कोई इंसान खराब मन लेकर पैदा नहीं होता। ये सारी गंदगी, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, ये सब बाहर से ही उसके भीतर जाती हैं। धुआं कहानी में मैंने ऐसे ही एक खास हालात का हवाला दिया है कि किस प्रकार माँ बाप छुप कर यौन उत्तेजना का उपभोग करते हैं, और उस मंजर को अचानक उनके 10 या 12 साल के बेटे मसूद के देख लेने के बाद उनके बेटे मसूद में भी वो इसी तरह की उत्तेजना को महसूस करता है जिसे वो खुद समझ नहीं पाता। मुझे समझ में नहीं आता क्यों इसे फाश अश्लील कहा गया। कोई जहनी बीमार मानसिकता वाला आदमी इसमें अश्लीलता ढूंढ सकता है। जनाब, मैं कहानियाँ लिखता हूँ जहनी तंदुरुस्त मानसिकता वाले लोगों के लिए, ना कि बीमार मानसिकता वाले लोगों के लिए। मैं अदना सा अफसाना निगार हूँ, मुझे पोर्नोग्राफर मत बनाइए। मेरी नज़र में आपके दोनों अफसाने फहश हैं, अश्लील हैं। मुल्ज़िम सादत हसन मंटो पर यह अदालत बतौर सज़ा 200 रुपये सुनाती है। और मैंने फौरन जेब से 200 रुपये निकाल कर दिए। मालूम होता है हजरत आप पहले से तैयार होकर आए थे। मैं बम्बई लौट आया। मेरे वकील हीरालाल सिब्बल ने स्पेशल कोर्ट में अपील दायर की, जिसे मंजूर कर लिया गया और जुर्माना भी वापस लौटा दिया गया। लेकिन बम्बई लौटने के कुछ दिनों बाद वो कहानी छपी और कहानी के छपते ही फिर बवाल मचने लगा। सुना कि ईसाई लोग मुझ पर नाराज हैं क्योंकि इस कहानी का एक चरित्र रणधीर सिंह, जो एक क्रिश्चियन लड़की को छोड़कर किसी काली सड़क की लड़की के जिस्म में अपनी यौन उत्तेजना ढूंढ पाता है और एक बार फिर मुझे मुकदमा झेलने के लिए लाहौर की यात्रा करनी।
सरकार बनाम मंटो हाजिर हो। जनाब क्या मंटो साहब की ये कहानी भी फैश? बेशक। जनाब कौन सा शब्द फैश है? सीना। जनाबे आला, अगर मैं किसी औरत के सीने का जिक्र करूंगा तो उसे सीना ही कहूंगा। औरत की छातियों को आप मूंगफली, मेज, कुर्सी या उस तरह तो नहीं कह सकते। अगर इस तरह की बेहुदा बयानबाजी की तो मैं अदालत की अवमानना करने का मुकदमा भी चलाऊंगा और सजा भी दूंगा आपको। माजरत चाहता हूं जनाब, बाज हजरात के नजदीक तो औरत का वजूद ही अश्लील है। इसका क्या इलाज हो सकता है? जनाब, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बकरी का एक मासूम सा बच्चा भी सेक्स अपराध की तरफ ले जाता है। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मुकद्दस किताबों से शाहवानी लज्जत हासिल करते हैं, और ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको लोहे की मशीनों की आवाज़ें जैसे धड़धड़ाहट से यौन उत्तेजना महसूस होती, जबकि आप समझ सकते हैं इसमें लोहे की मशीनों, मुकद्दस किताबों और उस बकरी के मासूम से बच्चे का कोई कसूर नहीं। 2 दिन बाद पेश हुई है आप। जज ने 2 दिन बाद की तारीख देकर सुनवाई मुलतवी कर दी। सरकार बनाम मंटो हाजिर हो। पुराने मजिस्ट्रेट का तबादला हो चुका, अब उनकी जगह नई मजिस्ट्रेट बनवारी ला। इस्तिगासे के गवाह पेश करो। वो कहानी में फौजी साई लड़कियों का कैरेक्टर जनाब इस हद तक गंदा दर्ज किया गया है कि कोई भी शरीफ आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंटो ने ख्यालों का इजहार करने के लिए जो शैली और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया है नाकाबिले बर्दाश्त है। जब कोक शास्त्र जैसी किताबों को ही अपराध की कैटेगरी के अंदर डाल रखा है, फिर भू जैसी कहानियों को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी। नए साहित्य, नई कहानियां, नए अदब के नाम पर अश्लील कहानीकार, फैश अफसाना निगार निडर होकर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। इन्हें रोकना जरूरी है, इनके लिए सजा जरूरी है। इन बेहुदा गवाहियों को मैं खामोशी से सुनता हूं। मिस्टर सिब्बल, आप सफाई की गवाह पेश कर रहे हैं? जी जनाब, अगली तारीख तक की मोहलत चाहिए। बेहतर। जनाब, ये मिस्टर मंटो के हाजिरी माफी की अर्जी है। मेरे मुवक्किल को बम्बई से लाहौर आना पड़ता है। मेरे मुवक्किल बम्बई इंडस्ट्री में लेखक है, काफ़ी मशरूफ रहते हैं, इसलिए उनको हर तारीख पर हाजिर होने की छूट दी जाए। अपील मंजूर की जाती है। शुक्रिया जनाब। मेरे वकील, पब्लिशर, एडिटर ने बड़ी मुश्किल से हमारे गवाहों को बुला बुलाकर, जिनमें बड़े नामचीन साहित्यकार, उर्दू अदब के लोग, समझदार आर्टिस्ट पाठकों की गवाहियाँ करवाई, और फिर फैसले की तारीख पर मुझे बम्बई से लाहौर जाना था। इसी बीच मिस्टर बनवारी लाल का तबादला हो गया और उनकी जगह चौधरी मेहंदी अली खान। सरकार बनाम मंटो हाजिर हो। भाई, पिछले जज बनवारी लाल लगभग अपने फैसले में आपको बरी कर चुके हैं। उन्हीं के फैसले को मद्देनजर रखते हुए आप बरी हैं। ये पब्लिशर और एडिटर पर 60-60 रुपए का जुर्माना अदा न करने पर 1-1 महीने की कैद बमशक्कत। और सरकार इस फैसले के खिलाफ फौरन मिस्टर एमआर भाटिया एडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दायर कर। इसके फैसले की तारीख 24 नवंबर 1945 पड़ी, और एक बार फिर मुझे मुकदमा झेलने के लिए लाहौर की यात्रा करनी पड़ी। मंटो हाजिर हो। एडिशनल जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। सबकी राय में अफसानाबू में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कामुकता पैदा करे, बल्कि अफसानाबू तरक्की पसंद है और उर्दू अदब के आधुनिक रुझान की तरफ इशारा करता है। सभी ने यह तस्लीम किया है कि यह मजमून इंसान के अखलाक पर बुरा असर नहीं डालता। देखिए, मेरी नजर में वो मजमून एक इश्किया कहानी है, एक लड़के और लड़के की। भाई, आर्ट जहां कहीं भी मिले हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो तस्वीर की सूरत में हो, मुजस्मे की शक्ल में हो, चाहे उसका मजमून स्पष्ट ही क्यों ना हो। और जब मुल्क के मशहूर मारूफों ने, आर्टिस्टों ने मलजमीनों के हक में कहा है तो सारा फैसला वहीं हो जाता है। ज़ेरे बहस ये मजमून ऐसा मजमून नहीं है जिस पर किसी भी तरह की कानून नुक्ताचीनी की जाए। आप लोगों ने जुर्माना अदा कर दिया है, जी जनाब। आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। मैं आपको बरी किए देता हूँ। शुक्रिया जनाब। मैं बम्बई लौटकर वापस मशगूल हो गया। फिर एक दिन मेरे दोस्त शाहिद लतीफ, जो फिल्मिस्तान से जुड़े थे, उन्होंने मुझे फौरन फोन करके मलाड आने को कहा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर एस मुखर्जी तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अपनी सिनेरियो डिपार्टमेंट के लिए एक ज़हीन राइटर चाहिए और वो तुम्हें पहले से जानते हैं। और इस तरह मैं फिल्मिस्तान से जुड़ गया और वहीं पर मेरी मुलाकात अशोक कुमार गांगुली, जो उस दौर का बहुत बड़ा हीरो, जिसके लोग बेइंतहा दीवाने थे, हिमांशु राय जिसने अशोक कुमार को हीरो बनाया था। उनकी अफसोसनाक मौत के बाद देव की रानी, हिमांशु राय की बीवी और उनके मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल में बात पे झगड़े शुरू हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि राय बहादुर चुन्नीलाल अपने ग्रुप के साथ बॉम्बे टॉकीज से अलग हो गए
और इस ग्रुप में प्रोड्यूसर एस मुखर्जी, मशहूर हीरो अशोक कुमार, साउंड रिकॉर्डिंग सावक वाचा, कॉमेडियन बीएच देसाई, मुगाल में निगार शाहिद लतीफ और संतोषी शामिल। इस ग्रुप में बॉम्बे टॉकीज से अलग होकर एक नई फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के नाम से कायम कर, और फिल्मिस्तान ने उस दौर में अशोक कुमार को लेकर बहुत कामयाब फिल्में बनाई। अशोक कुमार को लेकर प्रोड्यूसर एस मुखर्जी बिल्कुल नई कहानी पर कोई फिल्म बनाना चाह रहे हैं। उसी नई कहानी के स्क्रिप्ट को लेकर हम लोग आपसी बैठकों में जुड़ गए। सावक वाचा जो साउंड इंजीनियर अपनी वालिदा के इलाज के लिए लंदन चले और उस वक्त फिल्म की शूटिंग को शुरू हुए केवल 8 दिन हुए थे। देविका रानी को लेकर बॉम्बे टॉकीज पर हमले होना शुरू हो गए, जिसको संभाल नहीं पा रही थी। जब वाचा साहब लंदन से वापस लौटे तो उन्होंने अशोक कुमार की मदद से बॉम्बे टॉकीज की सल्तनत अपने हाथ में ली और अशोक कुमार को फिल्मिस्तान छोड़ना पड़ा। इसी दौरान लाहौर से मिस्टर मोती बी गिरवानी ने मुझे 1000 रुपए महावर का ऑफर देकर बुलाना चाहा, पर मैंने सावक वाचा और अशोक कुमार के साथ जाने का फैसला किया। उन्हीं दिनों मुल्क के सियासी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। फिरका परस्ती का सैलाब बॉम्बे टॉकीज को भी छूने लगा। वाचा ने बॉम्बे टॉकीज का जायजा लिया और कुछ फिरका परस्त लोगों को बॉम्बे टॉकीज से निकाला और उनकी जगह पूरी करने के लिए मैं था। शाहिद लतीफ था, इस्मत चुगताई, कमाल अमरोही था, हसरत लखनवी, नजरी अजमेर, नाजिम पानीपत और म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर। और इससे बॉम्बे टॉकीज के दूसरे स्टाफ में नफरत और गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्हीं दिनों मुल्क के सियासी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वाचा को गुमनाम खत मिलने लगे कि इन मुसलमानों को बाहर निकालो, नहीं तो बॉम्बे टॉकीज को जला देंगे। हालात की नजाकत को देखते हुए मैंने अशोक कुमार से कहा कि मुझे बॉम्बे टॉकीज से अलग करना, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि ये सब लोग मेरी वजह से यहाँ आए हैं। लेकिन अशोक कुमार जो सांप्रदायिकता नाम की चीज जानते ही नहीं थे। अशोक कुमार बहुत ही समझदार इंसान थे। मुझसे कहा कि मंटो, इस मुल्क में कुछ मुट्ठी भर पागल है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये सब दीवानगी है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मगर ये दीवानगी तेजी से बढ़ रही है, फासादात जोर पकड़ते जा रहे हैं। मैं खुद को मुल्ज़िम महसूस कर रहा था। अशोक कुमार और वाचा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मुझसे मशवरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। उनको भरोसा था मुझ पर। मेरा खुलूस मेरे अंदर सिकुड़ रहा था। मैं सोचता था कि अगर मेरी वजह से बॉम्बे टॉकीज को कुछ हो गया तो मैं अशोक कुमार और वाचा को क्या मुंह दिखाऊंगा। उन्हीं दिनों बंबई में फिरका वाराना कशीदगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिस पर मुझे एक पौराणिक कथा याद आई। एक शिकारी का जहर बुझा तीर अपने निशाने से भटककर एक विराट प्राचीन वृक्ष के शरीर पर जा लगा। पेड़ में आग लगनी शुरू हो गई। उस पेड़ की डालियों पर तरह तरह के पंछियों ने अपना घोंसला बना रखा। पेड़ की मौत को तय मानता ले सभी पंछियों ने भागना शुरू कर दिया। बस एक तोता अपनी खो में बैठा था। आग पेड़ पर तेजी से फैलने लगी, जो कुछ ही देर में उस तोते को भी भस्म करने वाली थी। अपनी मौत को सामने देखकर भी तोता अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। ये देखकर इंद्र देवता चकित रहे। उन्होंने फौरन हस्तक्षेप किया। उन्होंने तोते से पूछा कि सबके सब पंछी उड़ गए, मगर तुम अब तक क्यों बैठे? क्या आग में जलकर तुम मर जाना चाहते? तोते ने कहा, हे देवराज, मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ। मैं इसकी डालियों, इसकी पत्तियों पर खेलते कूदते बड़ा हुआ। इसी पेड़ ने मुझे सिखाया है कि धैर्य के साथ कैसे जिया जाता है। इसी पेड़ ने ना जाने कितनी आंधी तूफानों से मुझे बचाया, मुझे पाला है, मेरी रक्षा की। इंद्र ने कहा, लेकिन इस पेड़ के साथ साथ तुम भी मर जाओ। तोते ने कहा, हाँ वही होगा। देवराज बोले, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मौत से किसे डर नहीं लगता? तोते ने मुस्कुराते हुए मायूसी के साथ कहा। देवराज, क्या मौत के डर से हमें अपना धर्म त्याग देना चाहिए? देवराज बोले, तुम्हारा धर्म क्या है? मैं अब तक इसी पेड़ की वजह से जिंदा हूँ। इस बुरे समय में मैं इस पेड़ को कैसे छोड़ सकता हूँ? इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँ। देवराज बोले, साधु साधु हे सुश्रेष्ठ, तुमसे ऐसे ही धार्मिक उत्तर की आशा की थी मैं। मांगो, क्या बचा है? तोते ने कहा, प्रभु इस प्राचीन वृक्ष के प्राण लौटा दीजिए। और इंद्र के वरदान से उस प्राचीन वृक्ष के प्राण लौटा और वो बच गया। लेकिन मैं जिस कदीमी पेड़ पर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसको बचाने वाला कोई नहीं। बंटवारे के जहर बुझे तीर ने उसे जलाकर खाक कर दिया। एक मुल्क टूटा, पूरे हिंदुस्तान में हत्याओं का दौर शुरू हुआ और इन्हीं हत्याओं के बीच पैदा हुए दो देश। कौन गलत था कौन सही, मैं इस पर नहीं सोचता, क्योंकि इस पर सोचने के लिए सियासतदान और इतिहासकार मौजूद थे। कोई कह रहा था 1 लाख मुसलमान मर गए, कोई कह रहा था 1 लाख हिंदू मर गए, पर ये कहने वाला कोई नहीं था कि 2 लाख इंसान मरे। टोपी दाढ़ी वाले कह रहे टोपी दाढ़ी वाले कह रहे कि हिंदुओं को मारकर हिंदू धर्म खत्म कर दिया। तिलकधारी कह रहे थे मुसलमानों को मारकर इस्लाम धर्म कब्र में दफन कर दिया। पर इनको कौन समझा?
धर्म या मजहब इस तरह नहीं मरते। धर्म हमारे दिलों में जिंदा रहता है, वो हमारे विश्वासों में जिंदा रहता है। इस तरह सड़कों पे नहीं रहता। जब एक देश से दूसरे देश के बीच खूनी दरिया बहने लगा तो उसमें गोता लगाकर लाखों लोग एक दूसरे को मारते मरते इधर से उधर भाग रहे थे। दुनिया के इतिहास में लाखों लोगों का खूनी तबादला आवाम कहीं नहीं हुआ जितना इस बंटवारे में हुआ। धर्म के नाम पर भाई ने भाई का खून किया, भाई ने बहन का बलात्कार किया, पड़ोसी ने पड़ोसी के घरों को जलाकर खाक कर दिया, और एक देश से दूसरे देश में लाखों शरणार्थियों के कैंप लगे। हम सब अंग्रेजों, नेहरू और जिन्ना के हाथों की मात्र कठपुतलियां बनकर रह गए। महात्मा गांधी लाचार, उनका अस्तित्व शून्य हो गया या कर दिया गया। आंसू बहाने के अलावा उनके इख्तियार में कुछ नहीं बचा। जहां एक तरफ नेहरू और जिन्ना के नारों से सड़कें गूंज रही, वहीं दूसरी तरफ इंसानी लहू हर रोज बड़ी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। हड्डियां कहाँ जलाई और कहाँ दफन की जाएंगी, जिन पर से मजहब का गोश्त को चीले और गिद्ध नोच नोच कर खा गए थे। इंसान धड़ाधड़ मर रहे, कैसे मर रहे, क्यों मर रहे हैं? इन सवालों के जवाब भी मुख्तलिफ, हिंदुस्तानी जवाब, पाकिस्तानी जवाब, अंग्रेजी जवाब। मगर इन जवाबों की हकीकत जानने की कोशिश करते तो कोई जवाब नहीं मिलता। कोई कहता गदर के खंडरातों में जवाब तलाश करो, कोई कहता ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत में मिलेगा, कोई और इसे पीछे हटकर मुगलिया सल्तनत की तारीखों में खोजने को कहता। सब पीछे ही पीछे हटते जाते थे, मगर कातिल और सप्पाक बराबर आगे बढ़कर एक लहूलुहान इतिहास लिख रहे थे और मुल्क के आने वाले मुस्तकबिल और भविष्य के लिए एक खूनी खाता तैयार कर रहे थे और ऐसा इतिहास लिख रहे थे जिसका जवाब दुनिया के किसी इतिहास में कभी नहीं मिलता। हिंदुस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान आज में वजूद में ही आते आजाद हो गया, लेकिन इंसान इन दोनों मुल्कों में गुलाम है। तासुब का गुलाम, सांप्रदायिकता का गुलाम, मजहबी जुनून का गुलाम, हैवानियत व बर्बरत का गुलाम। मैंने बॉम्बे टॉकी जाना छोड़ दिया। साबक बाचा और अशोक कुमार मुझे लेने आते थे, लेकिन मैं हमेशा तबीयत खराब होने का बहाना बना देता। मैंने बहुत गौर व फिक्र की, आखिर में मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कहा हटाओ, छोड़ो, अब चलो चले यहाँ से। हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंबई छोड़कर कराची से होता हुआ 7-8 जनवरी को मैं लाहौर पहुंचा। 3 महीने मेरे दिमाग की अजीब हालत रही, समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ, बंबई में हूँ, कराची में हूँ कि लाहौर में। 3 महीने तक मेरा दिमाग कोई फैसला नहीं कर सका। बंटवारे के बाद फिल्मी कारोबार दम तोड़ चुका था। महासिर और गैर महासिर धड़ाधड़ अपने असर रसूख के कारखाने अलॉट करा रहे थे। मुझे भी सलाह दी गई कि मैं इस लूट खसोट में शामिल हो जाऊं, जो मेरे और मेरे ज़मीर के बस की बात नहीं। उन्हीं दिनों फैज अहमद फैज और चिराग हक मिलके एक अखबार इमरोज निकालना चाह रहे थे। इनसे पहली मुलाकात अखबार की डमी तैयार करते वक्त की, और दूसरी मुलाकात इमरोज के लगभग 4 निकल जाने के पश्चात। अखबार की गेटअप देखकर दिल बहुत खुश हुआ, तबीयत में उत्साहट पैदा होने लगी कि कुछ लिखूं। लेकिन जब लिखने बैठा तो दिमाग को मुंतशिर पाया। लाख कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान को पाकिस्तान से व पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकते। बार बार दिमाग में एक सवाल उलझन पैदा करता रहा, क्या पाकिस्तान का साहित्य अलग होगा? और अगर अलग होगा तो कैसा होगा? वो सब कुछ जो हिंदुस्तान में लिखा जा चुका है, अब क्या उसका भी बंटवारा किया जाएगा? क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बुनियादी मसाइल और समस्याएं एक जैसी नहीं है? क्या पाकिस्तान में हमें नुक्ता चीनने की इजाजत होगी? आस-पास जिधर भी नजर डालता इंतशार ही नजर आता। चुनाचे आवारागर्दी शुरू कर दी। इस आवारागर्दी से ये फायदा हुआ कि मेरे दिमाग में जो गर्द गुबार उड़ रहा था वो धीरे धीरे बैठ गया, और मैंने हल्के फुल्के मज़ामिन लिखने शुरू कर धीरे धीरे पसंद किए गए। हाथ से ये खुद ब खुद तंजिया रंग में ढलता चला गया। मैं लिखता गया और मेरी कलम से सवाल पैदा होते गए। उन्हीं दिनों मेरे अजीज दोस्त अहमद नदीम काजमी, जो एक मासिक पत्रिका नुकुश निकाल रहे थे, उनके इश्तरार के बावजूद मैं नुकुश के पहले कुछ अंकों के लिए कोई कहानी नहीं लिख सका। जब वो नाराज हो गए तो मैंने पाकिस्तान में अपना पहला अफसाना ठंडा गोश्त लिखा। काज़मी साहब ने ये कहानी मेरे सामने पढ़ी। वो खामोश पढ़ते रहे, पर मुझे उनका रद्द अमल मालूम न हो सका। अफसाना खत्म करने के बाद उन्होंने मुझसे माजरत भरे लहजे में कहा, माफ कीजिएगा मंटो साहब, अफसाना बहुत अच्छा है लेकिन कुछ के लिए बहुत वैसे मैं आपके लिए कल दूसरा अफसाना लिख दूंगा, आप कल तशरीफ ले आइएगा।
शुक्रिया। दूसरे दिन काजमी साहब तशरीफ लाए तो मैंने दूसरे अफसाने खोल दो की आखिरी लाइन जो कि बहुत अहम थी, इसलिए काजमी साहब को काफी देर इंतजार करना। लीजिए जनाब, पढ़िए। खुदा करे ये आपको पसंद है। काजमी साहब ने अफसाना पढ़ना शुरू किया और आखिरी लाइनों को पढ़ते समय मैंने महसूस किया कि जैसे उन्हें किसी ने झंझोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कैसा है जनाब, अफसाना कैसा है? ये बहुत अच्छा है, ये गर्म हवाओं को सहन कर सकता है, मैं ले जाता हूँ। शुक्रिया। खोल दो नुकुश में काजमी साहब ने छापा और पाठकों ने काफी पसंद भी किया, लेकिन सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी कि आखिरी लाइनें सबको झंझोड़ कर रख देती हैं। लेकिन हम सबको झंझोड़ने वाली दूसरी घटना घटी। सरकार ने नुकुश का प्रकाशन 6 माह के लिए बंद कर दिया। काफी दिन गुजरने के बाद अदबे लतीफ के सह संपादक मेरे पास आए और ठंडा को छापने के लिए ले गए। मगर प्रेस में किसी की नजर ठंडा गोश्त वाली कॉपी पर पड़ी। उसने अफसाना पढ़ा और छापने से इनकार कर दिया। फिर चौधरी बरकत अली ने अदबे लतीफ में ठंडा गोश्त छापने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इसी बीच कराची की मोहतरमा मुमताज शीरी के कई खत आए कि मैं उन्हें कोई कहानी भेजूं। चुनाचे ने उनके अखबार नया दौर के लिए ठंडा गोश्त को रवाना किया, लेकिन ठंडा गोश्त वहां से भी ठंडा होकर वापस मेरे पास लौटा। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आरिफ अब्दुल मतीन पत्रिका जावेद के संपादक बने और मेरे पीछे पड़ गए कि मैं उन्हें कोई कहानी भेजूं। काफी टाल मटोल करने के बाद मैंने आरिफ साहब को ठंडा गोश्त हवाले कर दिया और आरिफ साहब ने मार्च 1949 को जावेद के विशेषांक में ठंडा गोश्त छाप दिया। पत्रिका छपकर बाजार में आ गई। 1 महीना बीत गया और मैं मुतमईन हो गया कि अब ठंडा गोश्त पर कोई आफत नहीं आई। मगर प्रेस ब्रांच की बागडोर अभी तक चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब के हाथों में ही थी। उन्होंने जोर का झटका दिया और सरकारी मशीनरी और पुलिस एकदम हरकत में आ गई। मैंने उड़ती उड़ती ये खबर सुनी कि पुलिस जावेद के छपे हुए पर्चे उठा कर ले गई। इसी बीच जावेद के मालिक मिस्टर नसीन अनवर का एक खत मुझे मिला, जिसमें लिखा था कि आज दफ्तर जावेद पर पुलिस ने छापा मारा और बचे कुछ अंक भी अपने कब्जे में ले लिए। तमाम अंक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर सप्लाई हो चुके हैं। सप्लाई रजिस्टर जब्त कर ली गई और आगामी सप्लाई भी बंद कर दी गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं फिर से मुलजिमों के कटघरे में खड़ा हूँ। मामला प्रेस एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुआ, जिसके कन्वीनर फैज अहमद फैज। पाकिस्तान टाइम के दफ्तर में प्रेस एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग शुरू, जिसमें फैज अहमद फैज, डब्ल्यू विस्टन, मौलाना अख्तर अली, अमीर निजामी, वकार अंबाली और अनीसुद्दीन सहराई शरीफ। चौधरी साहब ने जावेद का अंक पेश किया। जनाब, अफसाना ठंडा गोश्त जो मंटो ने लिखा है वो बेहद वाहियात है, बेहुदा है और फैश। हरगिज़ नहीं, ठंडा गोश्त कतई फहश है। ये क्या फरमा रहे हैं फैज साहब? अब इस तरह का साहित्य पाकिस्तान में नहीं चलेगा। अख्तर अली साहब ने बिल्कुल पता फरमाया। जनाब, ये अफसाना मलाउन और मताउन है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं जनाब आप। इस मंटो की कहानी ठंडा गोश्त का थीम यही है कि हम मुसलमान इतने बेगैरत हो गए कि सिखों ने हमारी मुर्दा लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। ये सादत हसन मंटो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट इस्लाम के दुश्मन है और ये तो पाकिस्तान बनने के भी मुखालिफ थे। फैज नवीस मासरे के नासूर हैं, हमारे बच्चों के जहनों को खराब करना चाहते हैं जनाब। अदब और आज़ादी के इजहार के नाम पर इन गंदगी फैलाने वालों को रोकना होगा जनाब। चौधरी साहब और अब सब लोग बेहद निहायत गलत तरीके से इस कहानी को इंटरप्रेट कर रहे हैं। इजलास की कवायद के मुताबिक साहिब अफसानों को यूं मदाखलत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साहिब सदर, साहिब अफसाना को यूं दौराने बहस बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मंटो साहब, आप तो खामोश रहें तो आपके लिए बेहतर है। चौधरी साहब, हरगिज़ इस तरह की बात, बल्कि एक इंसान के किए गए गुनाह के एहसास को जगा दी, जिसका असर उस सिख पर हुआ। माफ कीजिएगा फैज साहब, मैं आपकी ये दलील मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। ये कहानी फसाना है, मलाउन है और बेहुदा है, और जनाब इसका फैसला अदालत में ही होगा। चुनाचे दिनों बाद मैं, नसीर अनवर और आरिफ अब्दुल मतीन गिरफ्तार कर लिए गए। मुझे गिरफ्तार करने वाले सब इंस्पेक्टर चौधरी खुदाबख्श बेहद शरीफ इंसान। काफी दिन मेरे मकान के चक्कर काटते रहे और एक रोज वो मुझसे मिलने में कामयाब भी हो सके। काफी अदब से पेश आया और कहा कि अपने किसी दोस्त के साथ तक सिविल लाइन तशरीफ ले आएंगे ताकि आपकी जमानत हो। इससे पहले कई मर्तबा मेरा पुलिस के आदमी से पाला पड़ चुका था, लेकिन चौधरी खुदाबख्श का नर्म रवैया मुझ पर बेहद असरअंदाज हुआ। बहरहाल सम्मन जारी किए गए, तारीख मुकर्रर की और हम तीनों को जिला कचहरी में हाजिर होना। मेरे लिए ये कोई नई जगह नहीं, पिछले 3 मुकदमों के सिलसिले में मैं यहाँ कई बार आ चुका। नाम था जिला कचहरी। बेहद गलीज जगह, मच्छर मक्खियाँ, कीड़े मकोड़ों, बेड़ी और हथकड़ियों की झनकारें, दकियानुसी टाइपराइटरों की खट 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 खट, बुर्कापोश औरतें, नंगे मर्द अटे हुए फर्श पे आलती पालती मारे बैठे हैं। अदालत से जमानत हुई
2-3 पेशर इस्तगासे की तरफ से मोहम्मद याकूब, गुलाम कादिर, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट लाहौर और कुछ हजरात रस्मी तौर पर पेश किए गए। शहादत इस्तगासा खत्म। मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल मियां AM सईद, जो किसी जमाने में कप्तान के ओहदे पर थे, मगर अब उनके हाथों से बंदूक लेकर अदब और इंसाफ की तराजू दे दी गई। मंटो हाजिर हो। आप पर इल्जाम है कि आपने वहशियत लेकर कहानी ठंडा गोश्त लिखी। दूसरे दो मुल्जिम आरिफ अब्दुल मतीन और नसीर अनवर ने उस कहानी को छापा। ये जुर्म ज़ेर दफा 292 ताज़रात हिंद के तहत आता है। अब आप वजह जाहिर करें कि क्यों ना आपको इस जुर्म की सजा दी जाए। मैंने अफसाना ठंडा गोश्त जावेद के विशेषांक में छपने के लिए दिया था। यह अफसाना फाहिश नहीं है, ना मैं इसे फाहिश समझता। यह अफसाना तो एजुकेटिव है। तो फिर मुकदमा क्यों बनाया गया? पुलिस बेहतर जानती है, उसका नुक्ता अखलाक और इस्लाह हमसे अलग है। कुछ और कहना चाहते हो? नहीं जनाब। सफाई के गवाहों की लिस्ट लाए हैं? जी जनाब। 32 लोग, इतना हुजूम नहीं बुला सकता मैं। मगर जनाब हर गवाह अपनी जगह पर अहम है। सौदा पेश कीजिए। बड़ी मुश्किलों के बाद मजिस्ट्रेट साहब 14 गवाह बुलाने पर राजी। समन जारी हुई। मैं किसी गवाह से नहीं मिला क्योंकि मैं चाहता था मेरी कहानी के बारे में सब अपनी बेलाग राय दें, ताकि मुझे अपनी सही पोजीशन मालूम हो सके। हमारी तरफ से पहले गवाह सैयद आबिद अली, प्रिंसिपल दयाल सिंह कॉलेज लाहौर पेश हुए। आपने अपने बयान में कहा, जनाब आपने कहानी ठंडा गोश्त पढ़ी? जी हाँ। जनाब आपकी क्या राय, क्या वो फहश है? हरगिज़ नहीं, वो एक साहित्यिक रचना है। मंटो साहब की मैंने तमाम रचनाएं पढ़ी है। प्रेमचंद के बाद जो मुख्तसर अफसाना निगार मशहूर हुए हैं, उनमें शहादत हसन मंटो को एक खास स्थान मिला है। इस अफसाने से ईश्वर सिंह के व्यक्तित्व का नुमाया तरीन असर यह है कि उसने जो नारवा हरकत की, उसकी सज़ा उसे कुदरत की ओर से मनोवैज्ञानिक नामर्दी की सूरत में मिल गई। तो क्या ठंडा गोश्त फहश नहीं है? हरगिज़ नहीं, वली से लेकर गालिब तक सब वह चीज़ें जिसे अश्लील कहा जाता है लिखते चले आए हैं। साहित्य कभी अश्लील नहीं होता। क्या अदब मकसूद बिलजाद? मैं पहले ही कह चुका हूँ, साहित्य तनिक हयात है और इसमें इस सवाल का जवाब शामिल है। हर माकूल इंसान के कौम या फेल का मतलब होता है, लेकिन तमाम इंसान माकूल नहीं होते। हर कौम या फेल सोसाइटी की नज़रों में अच्छे बुरे हो सकते हैं। अच्छे बुरे कर्मों को नापने के लिए बेशुमार मापदंड होते हैं। लेकिन ऐसी कहानियां नौजवान और बच्चों पर क्या असर डालेंगी? जनाब ये कहानी मेरे बच्चों और बच्चियों ने पढ़ी है। मेरी एक लड़की जो 4th ईयर में पढ़ती है, उससे कई बार सेक्स पर इल्मी बहस हो चुकी है। अलावा इसके कई साहित्यकार भी हैं जिनसे इस कहानी के बारे में चर्चाएं हुई हैं। सबने इनको खूब सराहा है। शुक्रिया जनाब। अब दूसरे गवाह डॉक्टर अहमद सईद, प्रोफेसर मनोविज्ञान दयाल सिंह कॉलेज लाहौर पेश हुए। आपने अपने बयान में कहा, अफसाना ठंडा गोश्त जो है बिल्कुल फहश नहीं है जनाब। जनाब क्या है कि इसमें बहुत बड़ी जिनसी मसाइल है और मेरे नज़दीक लफ्ज फहश की कोई बुनियाद भी नहीं है। हाँ, अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो फहशगिरी जो है एक साफ दिखाई देने वाली चीज़ है जनाब। अब दिमागी रूप से बीमार लोगों पर तो ठंडा गोश्त पढ़ने से जनाब बुरा असर हो सकता है। शुक्रिया। अगले गवाह थे डॉक्टर खलीफा अब्दुल हकीम, भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कश्मीर। आपने अपने बयान में कहा, इंसानी मनोविज्ञान के अंदर जो भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती है, साहित्यकार का काम है कि वो उसे इस ढंग से, इस अदब से पेश करे जिससे मानव जीवन की वास्तविकता को समझने में आसानी हो। बुरे पात्र को ठीक ही उसी अंदाज से पेश करे जिससे बुराई देखकर नफरत पैदा हो। ठंडा गोश्त के ईश्वर सिंह से मुझे बेहद घृणा और नफरत पैदा होती है। ऐसे पात्र ठीक है, मगर ऐसे पात्रों के तहत शारीरिक स्थिति दुरुस्त होने के बावजूद कभी भी नपुंसकता आ सकती है। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। अगले गवाह डॉक्टर सईद तशरीफ लाए। जनाब ठंडा गोश्त पढ़ने के बाद मैं खुद ठंडा गोश्त बन गया। नपुंसकता और शिथिलता, ये था इसका असर। जनाब ये अफसाना वासना हरगिज़ पैदा नहीं करता। ईश्वर सिंह का चरित्र पेश करने के लिए लेखक ने 2-3 बार गालियों का इस्तेमाल किया है। शायद इसे मुनासिब समझाओ, मगर जनाब गाली की शक्ल इस कदर बदल दी गई कि वो गालियाँ मालूम ही नहीं होती। मगर फिर भी जो गाली इसमें इस्तेमाल की गई जनाब, इस जो अफसाने में गाली इस्तेमाल की गई वो इसे कलात्मक बनाती है। जनाब मजमून के भाव की दृष्टि से अलग अलग साहित्यकारों को अलग अलग उपनाम दिए गए। जैसे राशि अलखेरी को मजबर गम यानी गम और शोक का चितेरा, इकबाल को मशवरे हकीकत यानी वास्तविकता का चितेरा, और ख्वाजा हसन निज़ामी को मशवरे फितरत यानी प्रकृति का चेहरा कहा गया। जनाब आप? जनाब मैं ठंडा गोश्त के राइटर को मसवरे हयात यानी ज़िंदगी की चतेरा की संज्ञा दूंगा। शुक्रिया जनाब। अगले गवाह थे फैज़ अहमद फैज़, एडिटर पाकिस्तान टाइम्स की बारी है। आपने अपने बयान में कहा, मेरी राय में ये अफसाना फहश नहीं। एक अफसाने के अलग अलग लफ्ज़ों को फहश या गैर फहश कहने से कोई मतलब नहीं। किसी अफसाने की तजज़िया करते समय कुल मिलाकर तमाम अफसाना ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नग्नता ही किसी के फहश होने की दलील नहीं हो सकती।
मैं समझता हूँ कि इस अफसाने के लेखक ने फहश लेखन तो नहीं किया है, लेकिन साहित्य के उच्च तकाज़ों को भी पूरा नहीं किया है, क्योंकि इसमें जिंदगी की बुनियादी मसाइलों का उम्मीद के मुताबिक तजज़िया भी नहीं मिलता है। लेकिन जनाब मेरी पप्पियाँ ले रहे थे जो लिखा गया है, ये वाहियत नहीं है। दरअसल मेरी पप्पियाँ ले रहे थे अगर सब्जेक्ट का तकाजा हो या अफसाने की ज़रूरत, तब मैं ऐसे लफ्ज़ों के इस्तेमाल को सही व ठीक समझता हूँ। मुंह भरकर बोसे लिए, चूस कर सारा सीना थूक से लथेड़ दिया जैसे लफ्ज़ पार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन अदबी नज़रिए से दुरुस्त है। शुक्रिया जनाब। फैज साहब के बाद सूफी गुलाम मुस्तफा, प्रोफेसर मनोविज्ञान, दयाल सिंह कॉलेज लाहौर पेश। आपने अपने बयान में कहा, जनाब अफसाना ठंडा गोश्त जो है वो लोगों के कैरेक्टर को खराब नहीं करता जनाब। हाँ, हो सकता है कि इसके जो जुमले हैं वो अलग से फहश हो। आज आप देखिए कि इंसानी लस्ट को हमारे अफसानों का मौजू बनाकर हमारा जो लिटरेचर है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है जनाब। लेकिन जनाब इससे तो फहश लेखन में इजाफा होगा। देखिए, कोई भी अफसाना फहश नहीं होता जब तक कि उसके लिखने वाले का मकसद अदबी लेखन, और मेरा मानना तो ये है जनाब कि अदब के नाते भी फहश नहीं होता। और जनाब किसी अफसाने लेख या कृति के परिणाम गैर वाजिब हो और इसे लिखने वाले का उद्देश्य गैर वाजिब ना हो, तो आप उस अफसाने को फहश कहेंगे या नहीं? हरगिज नहीं जनाब। वो इसलिए कि इसमें जो रीडर्स हैं उनके अपने दिमागी रुझान भी तो शामिल होंगे, ना कि राइटर का मतलब। अब अफसानों का क्रिएशन लेखक अपनी टेंडेंसी से मजबूर होकर करता है जनाब, और यही जो क्रिएशन है रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उन पर भी लागू होता है। और जनाब इस अफसाने से लोगों के कैरेक्टर पर ही बुरा असर पड़ जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जनाब मैं लेखक को इस जिम्मेदारी से आज़ाद हूँ। तो जनाब आखिर गैर वाजिब लेखन क्या है? वो लेख जिसको लिखने वाले का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी कैरेक्टर को खराब करना है जनाब। शुक्रिया जनाब। अगले गवाह थे डॉक्टर लतीफ़, हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एफसी कॉलेज लाहौर। मैंने इनका नाम सुना था लेकिन देखा नहीं था। जब वो बयान देने लगे तब मैंने उन्हें गौर से देखा। मैंने अफसाना ठंडा गोश्त अभी अभी पढ़ा है, ये गलत रिसाले में छपा है। मेरा मतलब है कि ये किसी पॉपुलर रिसाले में नहीं छपना चाहिए था। हाँ, अगर ये किसी साइंटिफिक रिसाले में केस हिस्ट्री के तौर पर मर्दानगी या नामर्दानगी की आलोचना या समालोचना में छपता तो इस पर फहश का इल्ज़ाम नहीं हो सकता था। और इसमें जिन शब्दों की ओर इशारा किया गया है मैं उनको बुरा समझता हूँ, बट केस हिस्ट्री में ये शब्द बड़ी अहमियत रखेंगे जनाब। ये मिस्टर मंटो कौन है? जनाब ये खाक साहब। मंटो साहब आपका गवाह तो होस्टा ही हो गया, अब आप इन पर ज़रा कर सकते हैं। छोड़िए जनाब। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ रिसाला बदलने से कोई अफसाना अश्लील या गैर अश्लील कैसे हो सकता है? देखिए जनाब, अफसाना ऐसे रिसाले में जिसको हर बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़की पढ़ सके मैं नहीं छपना चाहिए था, क्योंकि ऐसी बातें जो भावनाओं को भड़काने वाले, प्रभाव को कबूल करने वाली हो, ये अफसाना पढ़कर भड़केंगे जनाब। शुक्रिया। हमारी तरफ से 7 गवाह पेश हो चुके थे। बाकी के गवाहों को बुलाने के लिए अदालत से दरख्वास्त की गई तो वो रद्द कर दी। अदालत की तरफ से 4 गवाह तलब किए गए। ताजवर नजीब आबादी, आगा शोरश कश्मीरी, अब्बू सईद बज़मी और डॉक्टर मोहम्मद बिन तासिर। हमने कई तारीखियां भुगती मगर ये जमा नहीं, लेकिन आखिरी तारीख पर सब आ गए। अदालत की तरफ से पहले गवाह ताजवर नजीब आबादी, प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज लाहौर पेश हुए। आपने अपने बयान में कहा, अब क्या नाम है जी के ये जो अफसाना है ठंडा गोश्त, ये किसी मस्जिद में या किसी महफिल में सामूहिक हैसियत से सुनना पसंद नहीं किया जा सकता, और अगर कोई पढ़े तो अपना सिर सलामत लेकर ना जा सके। क्या नाम जी के, और मेरे 40 साल के साहित्यिक जिंदगी में मैंने ऐसा जलील और गंदा मजमून मेरी नज़र से नहीं गुजरा जनाब। क्या आपने अफसाना पढ़ा है जनाब? अब क्या नाम जी के ये अफसाना मैंने दीन दयाल कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन वाहियात समझकर छोड़ दिया। जी चाहता था मौलाना को खूब सताऊं, मगर मैंने ये मुनासिब ख्याल ना किया और छोड़ दिया। अगले गवाह थे आगा शौरिश कश्मीरी, एडिटर साप्ताहिक चट्टान। मूंछों के अंदर मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, मेरी तरफ देखकर खुलकर मुस्कुराए और बयान देना चालू किया। और जनाब जितों तक साड़ी जानकारी का ताल्लुक है असी ठंडा गोश्त पढ़िया, और जनाब उन्होंने पढ़कर एक भी अच्छा असर हासिल नहीं किया जी। और जनाब जी सोसाइटी नाल असी ताल्लुक रख दिया, उस हिसाब तो ऐसा गंदा और ऐसा वाहियात मजमून अपने पर्चे कोल कदे नहीं छाप दे जी। साड़ी सोच इन्हू गौर नहीं करती जनाब। जरा साफ साफ बताइए इसको छापने से क्या असर पड़ेगा? वो जनाब इन्हू पढ़कर बच्चलन पाठक मुतासिर होंदे ने, खास तौर पर वो लोग जिन्हां दे मन दा रुझान बदकारी नाल। शुक्रिया जनाब। आगा साहब से कोई ज़रा नहीं की। अब सईद बज़मी एडिटर एहसान पेश। जनाब अफसाना ठंडा गोश्त जो लिखा गया है वो पूरा का पूरा ही गैरवाजिब है। हद कर दी जनाब मंटो साहब ने, तो ये अफसाना जो है पूरा का पूरा गैरवाजिब है। ये अपने मायने और मतलब की वजह से जो है ऐतराज के काबिल है। क्यों जनाब, ये बताइए क्या
इसी अदालत में आपके खिलाफ इज्जत हतक का मुकदमा चल रहा है। क्या मेरी अदालत में? जी हाँ। मजिस्ट्रेट साहब ने सर खुजाया और अपने काम में लगे। अदालत की तरफ से आखिरी गवाह डॉक्टर मोहम्मद तासिर, प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज लाहौर पेश हो। आपने अपने बयान में कहा, कहानी अदब के लिहाज से फहश है लेकिन है अदबी। निशान लगाए कुछ अल्फाज कहानी के लिए ज़रूरी है, कुछ गैर ज़रूरी। कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिन्हें हम नासाइस्ता कह सकते हैं, लेकिन मैं फहश इसलिए नहीं कहता क्योंकि फहशगिरी के मुतल्लिक मुझे ज़्यादा ख्याल नहीं। मेरे ख्याल में जिन लोगों की प्रवृत्ति बदकारी की ओर है, उनके लिए इस मजमून में वासना की प्रेरणा मौजूद है। जिस व्यक्ति के मन में वासना की प्रेरणा मौजूद नहीं होगी, उसे इस यौन मजमून से कराहट होगी। वासना की प्रेरणा कभी नहीं होगी। और जनाब, ठंडा गोश्त का मतलब मुर्दा लड़की है ये, और ये कहानी एक आम यौन कहानी है। चरित्र खराब कभी नहीं कर सकती जनाब ये। शुक्रिया जनाब। आप अगली तारीख 16 जनवरी को पेश हुई है। अदालत की तमाम कार्रवाई खत्म हो गई। अब फैसला बाकी था जो एम.ए. सईद की ज़बानी हम मुकदमे के दौरान कई बार सुन चुके थे। शेख खुर्शीद अहमद को यकीन था कि हम पर जुर्माना होगा। जब सफाई के गवाह खत्म हुए थे तब मैंने अपना तहरीरी बयान दाखिल किया। तब मजिस्ट्रेट साहब ने फरमाया था कि ये बयान ही मुलजिम को सजा देने के लिए काफी। खैर, 16 जनवरी आन पहुंची। जेब में 500 रुपए डालकर मैं जिला कचहरी पहुंचा। दिन भर के इंतजार के बाद 4-5:30 बजे हमें बुलाया। मजिस्ट्रेट साहब दांतों तले कलम दबाए, सामने फैसले के कागज दबाए सोच में डूबे हुए थे। मेरे सभी साथियों के होश उठ गए थे। प्रेस रिपोर्टर मौजूद थे और बड़ी बेसब्री से फैसले का इंतजार कर रहे थे। मजिस्ट्रेट साहब ने फैसला सुनाना शुरू किया। एक उर्दू रिसाला बनाम जावेद के एडिटर आरिफ अब्दुल मतीन और नसीर अनवर का पत्र मुसन्निफ मुसम्मा सआदत हसन मंटो को मुकदमा ज़ेर दफ़ा 292 PPS के लिए भेजा गया। मुज़म्मों के खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक अश्लील कहानी जिसका उत्साह ठंडा गोश्त का मुसन्निफ है और एक उपरोक्त रिसाला जावेद के खास नंबर में छापी गई है। दूसरे दो मुल्जिम आरिफ अब्दुल मतीन और नसीर अनवर ने इस कहानी को छापा है। कहानी में तमाम गवाहों को सुनने के बाद और ये कहानी जो जावेद में छपी, मैंने निहायत गौर से इस कहानी को पढ़ा और देखा कि इस कहानी में दर्द बयान और ज़बरदस्त शक्तियाँ हिस्से मौजूद हैं। मुल्जिम सआदत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी एक सूफियाना आदमी के विचारों को पेश करती है जो अपनी माशुका से, जैसे कहानी में बहुत ही कामुक दिखाया गया है, वैश्याना अंदाज है, जिनसी फेल का तालिब होता है, सेक्स करने का इच्छुक होता है। कहानी में गैर शाइस्ता गालियों का इस्तेमाल किया गया है। सेक्स करने के दौरान गुप्तांगों का जिक्र निहायत बदतहजीबी से किया गया है। पूरी की पूरी कहानी अश्लील है और सेक्स पर केंद्रित है। जिनसी बदतहजीबी इस कहानी का बुनियादी तसव्वुर है। मुल्जिम सआदत हसन मंटो जैसे गलत विचार रखने वाले मशहूर मुसन्निफ की मिसाल पेश नजर रखते हुए वो नौजवान जो इस कहानी को पढ़ेगा इसी की तरह गैर शाइस्तगी को बढ़ावा देगा। कहानी में तमाम गवाहों को सुनने के बाद और ये कहानी पढ़ने के बाद मुझे इत्मीनान हो गया कि ये कहानी ग्राहकों का इखलास बिगाड़ने के लिए काफी है, पाकिस्तान के अखलासी विचारों की खिलाफ वर्जी करती है। इसलिए मैं मुल्जिम सआदत हसन मंटो को एक अश्लील कहानी पेश करने का जिम्मेदार ठहराता हूं और उन्हें ज़ेर दफा 292 IPC 3 माह कैद व मशक्कत और 300 रुपए जुर्माने की सजा देता हूं। अदब अदायगी जुर्माने की सूरत में मजीद उन्हें 21 दिन की सजा भुगतनी होगी। दूसरे दो मुल्जिम आरिफ अब्दुल मतीन और नसीर अनवर जो वास्ते तौर पर एडिटर और पब्लिशर हैं, इसी दफा के तहत आते हैं। तहत उनकी कम उम्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें 300 रुपए नरमे सजा तजवीज करता हूं। अदब अदायगी जुर्माने की सूरत में मजीद उन्हें 2 दिन की सजा भुगतनी होगी। शेख सलीम का रंग 4 माह जल्द हो गया और मैं ये सोचने लगा कि मजिस्ट्रेट जमानत कबूल करेगा कि नहीं। शेख सलीम ने मेरी जमानत के कागज दाखिल किए। ये क्या मतलब है? मैं जमानत कबूल करता हूं तो सजा का मतलब ही खत्म हो जाएगा? जनाब, इरशाद दुरुस्त है, मगर मुल्जिम ने जुर्माना अदा कर दिया है। जो अपील मंजूर होने की सूरत में यकीनन उसे वापस मिल जाएगा। मगर जनाब, वो 2 से 3 दिन जो अपील मंजूर होने से पहले मेरा मुवक्किल जेल में काटेगा, क्या वो 2 से 3 दिन उसे वापस मिल जाएंगे जनाब? दलील बहुत माकूल, मगर फिर भी मजिस्ट्रेट साहब अड़े। ठीक है, जमानत कबूल करता हूं मैं। सेशन में अपील होने की तैयारियां शुरू हुई। मजिस्ट्रेट DISI के फैसले की नकल हासिल करने के लिए दरख्वास्त की गई और जब नकल ना मिली तो दरख्वास्त के साथ 9 महीने लगाए और नकल फौरन मिल गई। 28 जनवरी 1950 की सेशन में अपील दायर कर दी गई। तारीख मिलने पर हम महरुल हक साहब सेशन जज लाहौर की अदालत में पेश हुए और उन्होंने इस बिना पर कि वो मेरे और मेरे खानदान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मिस्टर जोशुआ एडिशनल जज साहब की अदालत में ट्रांसफर कर दिया।
दूसरी पेशी पर हम पहुंचे तो मालूम हुआ कि मिस्टर जोशुआ ने केस वापस मेहरुल हक को भेज दिया, अरबी में कहीं बताते हुए कि वो उर्दू जबान को अच्छे से नहीं जानते। और मेहरुल हक साहब ने बड़े सोच विचार के बाद ये केस इनायतुल्लाह साहब की अदालत में भेज दिया और इनायतुल्लाह साहब ने हमारे वकील से फरमाया। देखिए जनाब, ये केस मेरे लिए बिल्कुल ही अलग किस्म का है। इस तरीके से मेरा पहला केस है, मैं इसे थोड़ा अच्छी तरह से स्टडी करना चाहता हूँ। मैं आपको 1 महीने बाद की तारीख देता हूँ ताकि मैं इसे अच्छी तरह से स्टडी कर लूँ, पढ़ लूँ। ईश्वर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटकनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके। शहर का माहौल एक अजीब सी रहस्यमय खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गया। ईश्वर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, उस कोने में चुपचाप खड़ा था और कुछ पल इसी तरह खड़ा। कुलवंत कौर को जब अपना आसन पसंद नहीं आया तो उसने टांगें पलंग से नीचे लटकाई और उन्हें हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुलवंत कौर भरे भरे गदराई हुई हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूले, थुल थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही उभरा हुआ सीना, तेज तेज आंखें, ऊपरी होठ पर सुरमई गुबार, ठोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सिर नीचा किए हुए कोने में चुपचाप खड़ा, सर पर उसका कसकर बंधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो कृपान थामी थी उसमें थोड़ी कंपन थी। उसके डील डोल से पता चलता था कि वो कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए एक मौजू तरीन मर्द है। कुछ पल जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक गई। अपनी तेज आंखों को इस कदर नचाकर बोल पाई, ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न पाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। ईश्वर सिंह! कुलवंत कौर चिल्लाई, लेकिन तुरंत आवाज भींच गई। पलंग पर से उठती हुई उसकी तरफ जाती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? मुझे मालूम नहीं। ईश्वर सिंह ने अपने खुश होठों पर जबान की। मायावे, ये भी कोई जवाब है? कुलवंत कौर भन्ना। ईश्वर सिंह ने अपनी कृपान एक तरफ फेंकी और पलंग पर जाकर लेट गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कई दिनों का बीमार हो। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो ईश्वर सिंह से लबालब था, और उसके मन में हमदर्दी पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रख कर उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह जो छत की तरफ देख रहा था, उसने निगाह हटाकर कुलवंत कौर के चेहरे में कुछ टटोलना चाहा। कुलवंत, आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होठ में आ गई और हाँ जानी कहकर उसे दांतों से काटने लगी। ईश्वर सिंह ने अपनी पगड़ी उतार दी। वो कुलवंत कौर के चेहरे पे कुछ सहारा लेने वाली निगाहों से देखने लगी। उसके गोश्त से भरपूर कूले पर जोर से थप्पा मारा, अपने सर को झटका देते हुए अपने आप से कहा, इस कुड़ीदार दिमाग ही खराब है। सिर को झटकते ही उसके केश खुल गए। कुलवंत अंगुलियों से उसमें कंघी करने लगी और ऐसा करते उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? अरे बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह कुलवंत कौर को गौर से देखने लगा और तुरंत अपने दोनों हाथ उसके उभरे हुए सीने पर मसलने लग गया। कसम वाहेगुरु दी, बड़ी जानदार औरत है तो यार। कुलवंत कौर ने अदा के साथ उसके हाथ एक तरफ झटक दी और पूछा, खा मेरी कसम, कहाँ गया था? शहर गए थे? अरे नहीं, ईश्वर सिंह ने अपने बाल लपेटते हुए कहा। कुलवंत कौर चिल्लाई, नहीं तुम जरूर शहर गए थे और तुमने वहां बहुत से रुपए लुटाए जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। अरे वो अपने बाप का तुख ना हो जो तुझसे झूठ बोले। कुलवंत कौर खामोश हो, लेकिन फौरन भड़क उठी। लेकिन तुम्हें उस रात को हो क्या गया था? तुम अच्छे पहले मेरे साथ लेटे थे, मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे, फिर अचानक तुम उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत कौर ये तब्दीली तुरंत भांप गई। उसने कहा, देख तेरा रंग पीला पड़ गया ईश्वर सिंह। कसम वाहेगुरु, जरूर दाल में कुछ काला है। तेरी जान कसम कुलवंत, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुबा और ज्यादा मजबूत हो गया। उसने अपने ऊपरी होठ को भींचते हुए एक एक शब्द पकड़कर कहा, तू वो नहीं है जो आज से 8 रोज पहले था ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। अपने मजबूत बाजू में कुलवंत कौर को समेटा और उसे जोर से झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं वही हूँ जानी, मैं वही हूँ। अरे घुट घुट कर 5 झप्पियाँ, तेरे निकले हड्डा दी गर्मियाँ। कुलवंत कौर ने उसे रोका नहीं, शिकायत करती,
तुम्हें उस रात को क्या हो गया? वो बुरे की माँ का वो हो गया था। बताओगे नहीं? जानिए कुछ बात हो तो बताऊं। अपने हाथों से जलाओगे मुझे अगर झूठ बोला तो? ईश्वर सिंह ने अपने बाजू कुलवंत कौर के गर्दन पर डाल दिया और अपने होठ उसके होठों पर गड़ा दिया। मूंछों के बाद जब कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतारी और वासनावी नजरों से कुलवंत कौर की तरफ घूर कर देखा। तो वो जानी एक बाजी ताश की वजह। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट पड़ी। अपनी आंखों की पुतलियों को नचाते हुए वो सिर्फ इस कदर कह सकी, चल दफा हो। ईश्वर सिंह ने उसके भरे हुए फूलों पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सिंह, यार मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह ने कुलवंत कौर के ऊपरी होठ को अपने दांतों तले दबा दिया और कचकचाने लगे। कुलवंत कौर पिघल गई। ईश्वर सिंह ने तुरंत अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तो रुक चाल। कुलवंत कौर का ऊपरी होठ लरजने लगा। ईश्वर सिंह ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमीज का घेरा पकड़ा और जिस तरह से बकरे की खाल उतारता है उस तरह से उतार कर एक तरफ कर दिया। उसके नंगे बदन को घूर कर देखा और उसके बाजू पर जोर से चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत वाहे गुरु दी कसम, बड़ी करारी औरत है तू। कुलवंत कौर अपने बाजू पर लाल धब्बे को देखकर बोली, बड़ा जालिम है तू ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्काया, ओ होने दे आज जालिम, और इतना कहकर उसने जुल्म ढहनी शुरू कर दी। कुलवंत कौर के ऊपरी होठ को दांतों तले कचकचाया, कानों की लबों को काटा, उभरे हुए सीने को भगोड़ा, भरे हुए खोलों पर आवाज पैदा करने वाले चाटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूक से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हांडी की तरह उगलने लगी। लेकिन इन तमाम हीलों के बावजूद ईश्वर सिंह अपने आप में कोई हरकत पैदा न कर सका। उसे जितने भी दाव पेच मालूम थे सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल किए, मगर कोई कारगर न रहा। कुलवंत कौर के बदन के तार खुद ब खुद तनकर बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंगा कर उसने कहा, ईश्वर सिंह बहुत फेंट चुका ईश्वर सिंह, पत्ता फेंक। अब ये सुनते ही ईश्वर सिंह के मानो हाथ से ताश की सारी गट्टी फिसलकर नीचे गिर गई। हाँफते हुए वो कुलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षकों को सख्त निराशा हुई तो झल्ला कर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चांदा डगी थी, उसे उतारा और ओढ़ के बिफरते हुए लहजे में कहा, कौन है वो हरामजादी जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे पूरा निचोड़ डाला है? अरे कौन है वो लफ्ती, बोलना, कौन है वो चड्डो? अरे बोलता क्यों नहीं, कौन है वो चोर पत्ता? कोई भी नहीं कुलवंत, ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में। कुलवंत कौर ने अपने उभरते हुए कूल्हे पर हाथ रखकर बोला, देख आज मैं सब कुछ सच जानकर रहूंगी। सच सच बता, खा कसम भाई गुरुजी दी और बता इसकी तह में कोई दूसरी औरत नहीं। ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत ना दी। कसम खाने से पहले याद रखना कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूं, तक का बोटी कर दूंगी अगर पता चला कि तुमने झूठ बोला। अब खा कसम भाई गुरुजी दी और बोल कि इसकी तह में कोई दूसरी औरत नहीं है। कुलवंत कौर के कहते ही ईश्वर सिंह ने दुख के साथ हाँ में सिर लिया। कुलवंत कौर एकदम दीवानी होती, लपक कर कोने से कृपान उठाई और म्यान को केले के छिलके की तरह फेंकते हुए ईश्वर सिंह पर वार कर दिया। आन के आन खून के फव्वारे छूट। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली नहीं हुई कि वो वैसी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के बाल नोचने लग गई। अपने नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही और ईश्वर सिंह दबी आवाज में सिर्फ इतना कहता, अरे जाने देना कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होठ खोले और कुलवंत कौर को शुक्रिया और शिकायतों की मिली जुली निगाह से देखने लग गया। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर का हसद फिर भड़का, अरे तो फिर वो थी कौन? तेरी माँ। खून ईश्वर सिंह की जबान तक पहुंच गया और जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं बहनी ये 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूं इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी, मगर मैं पूछती हूँ कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला गई, उनमें एक चमक पैदा हुई और वो कुलवंत कौर का कह रहे, गाली ना दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर फिर चिल्लाई, मगर वो है कौन?
बताता हूँ। ईश्वर सिंह ने अपना हाथ गर्दन पर फेरा और खून को जीता जाता देख के मुस्कुराया। इंसान मायावी भी अजीब चीज़ है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही है। तू मतलब की बात कर ईश्वर सिंह या? ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी खून भरी मूंछों में और फैल गई। अरे बताता हूँ, मायावी गला चिरा हुआ है मेरा, धीरे धीरे बताऊंगा सब। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत जानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसान कुड़िया भी अजीब चीज। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते, रुपए पैसे, जो भी मैंने कुछ लूटा मैंने सब तुम्हें दे दिए। मगर एक बात तुम्हें नहीं बताई। ईश्वर सिंह के घाव में दर्द होने लगा और वो कराने लग गया। कुलवंत कौर ने इस बात को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी थी और बिल्कुल बेरहमी से पूछा, अरे क्या बात है? मैंने जिस घर पे दावा बोला वो उसमें 7 आदमी थे। 6 का मैंने कत्ल कर दिया इसी कृपाण से जिससे तूने मुझे छोड़। एक लड़की थी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कुलवंत, मैं उसे अपने साथ ले आया। कुलवंत खामोश होकर सुनती रही। कुलवंत जानी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी सुंदर थी वो, कितनी सुंदर। मैं उसे भी मार डालता, मगर फिर ख्याल आया कि नहीं ईश्वर सिंह, कुलवंत कौर तो हर रोज मुझे देती है, आज ये मेवा भी चक्कर देख। कुलवंत कौर से इस कदर कैसे? और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। कुलवंत, रास्ते में पटरी के पास झाड़ियों के तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, फिर ख्याल आया कि नहीं। और इतना कहकर ईश्वर सिंह की जवान सूख गई। कुलवंत कौर थूक निकलकर अपना ही हलक तर करते हुए बोली, अरे फिर क्या हुआ? मैंने पत्ता फेंका मगर क्या? कुलवंत वो मर चुकी थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दो। कुलवंत कौर ने ईश्वर सिंह के हाथ पर अपना हाथ रखा, जो इस वक्त बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। सेशन कोर्ट में पेश होने की तारीख 10 जुलाई का दिन गरजता हुआ आन पहुंचे। घर में सब दुआएं मांग रहे। जज साहब ने खास केस समझते हुए 4 घंटे बहस के लिए रखे। मुझे डर था कि मियां सईद की तरह भी इनायतुल्लाह खान साहब का रवैया सख्त और टेढ़ा ना, क्योंकि जब्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मियां सईद की अदालत में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि मैं उबल पड़ता, लेकिन हैरत है कि मैंने जब्त किया। पौन घंटे के बाद हमें बुलाया गया, हम उनकी अदालत में हाजिर थे। सरकार बनाम मंटो हाजिर हो। हमने इनायतुल्लाह साहब को सलाम दिया और उन्होंने गर्दन की हल्की सी जुम्बिश के साथ उसका जवाब दिया। हम मुलजिमों के कटघरे की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं, आप कुर्सियों पर तशरीफ रखिए। हम कुर्सियों पर बैठ गए। इससे पहले कि बहस शुरू होती, जज साहब बोले, मैंने इस केस को बगौर मुताला किया है, आप हजरत मुस्मईन हैं, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैंने मिस्ल में सिर्फ निचली अदालत का फैसला पढ़ा, गवाहियों का घुसाला करना मैंने गैर ज़रूरी समझा, अलबत्ता कहानी ठंडा गोश्त को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। फाजिल अदालत, रिकॉर्ड शुदा गवाहों की एक जमात ने ज़ेर बहस ये कहा कि ये मजमून इंतहाई फहश है, अश्लील है। दूसरी जमात ने इसके खिलाफ बयान दिए और इसको उर्दू अदब का ऐसा महान मजमून बताया जिसमें कोई गैर अखलाकी चीज़ नहीं। अब देखिए, गौर करने पर यह बात पता चलती है कि ये राय ऐन कुदरती, फहाशी अश्लीलता के मुतल्लिक मुख्तलिफ तबकों का, मुख्तलिफ उम्रों, मिजाजों, पेशों और मुख्तलिफ तालीम हासिल किए हुए लोगों की रद्दोमल प्रतिक्रिया मुख्तलिफ और बहुत नुमाया हद तक मुख्तलिफ ही होंगी। जब तक अश्लीलता पर कानूनन जांच के कोई एक मापदंड तय ना हो, कोई इत्तेफाकन राय पैदा हो ही नहीं सकती। मेरी नज़र में इस मसले को एक अफसानवी आदमी के नुक्ताए नज़र से जांचना चाहिए। फाजिल मजिस्ट्रेट ने अपनी शुरुआत इस बयान से की कि फहाशी की इस्तिलाह या फिर परिभाषा जिसमें उसके मुतल्लिक फैसला दिया जाना है। अब यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन गलती उन्होंने वहां की जब उन्होंने यह समझा कि पाकिस्तान के अखलाकी मेयार कुरान पाक की तालीम के सिवा और कहीं से सही तरीके पर सही मालूम हो ही नहीं सकते, और फिर वो ये कहते हैं कि गैर शाइस्तगी शैतान की तरफ से। देखिए जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान हमारा आदर्श है, लेकिन सवाल ये नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि अभी तक हमने हमारे उद्देश्यों को हासिल ही नहीं किया। तो अपील करने वालों को उस मुताबिक सोचना चाहिए जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, न कि उस तरीके से जिस तरह की होनी चाहिए। और किस किस तरह की वाहियात किताबें मार्केट में मौजूद हैं, अगर उन पर कोई पाबंदी नहीं है, ज़ेरे बहस ये मजमून कई कम काबिल एतराज़ है। जब सिनेमाओं में, नुमाइशों में चुम्मा चाटी, बगलगिरी, लिपटा लिपटी एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ दिखाई जा रही है। और देखिए, अगर हमें मगरिबी तहजीब को अपनाना है, पसंद करना है, जैसा कि हम कर भी रहे हैं, तो मुझे इस पर फाशी का एतराज़ नहीं होता। बदकारी वो आम बुनियादी चीज़ है जिस पर सच्ची कहानियां मुस्तकबिल की जाती हैं। दर हकीकत यही तमाम अंग्रेजी नवालों का बुनियादी प्लाट है। अगर उन पर कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आती कि नौजवान पर क्यों सख्ती करें। ज़ेरे बहस ये कहानी मैंने पढ़ी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके मजमून के बारे में कहूँगा, ये सूफियाना और नाशाइस्ता है। और फाजिल PPS ने किसी खास काबिल पैरों की तरफ कोई इशारा नहीं किया है जिसे वो यकीनी तौर पर फहश कह सकें। मुझे इसीलिए फाजिल अदालत से मातहत से इत्तफाक है। इसका और मकसद ये नहीं है कि मुझे इस मजमून से इत्तफाक है, लेकिन मैं इसे फहश, अश्लील या कम काबिल एतराज़ तो नहीं समझता। और मैं अगर सआदत हसन मंटो को सज़ा दूंगा तो आप लोग तो यही कहेंगे ना कि दाढ़ी वाले ने सज़ा दी है। आप लोगों ने जुर्माना अदा कर दिया है? जी जनाब। आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा, मैं आपको बरी किए देता हूँ। शुक्रिया जनाब। अदालत से बाहर निकल जब मैंने चपरासियों को 10-10 रुपए इनाम के तौर पर दिए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई में बरी हो गया। और ये कि 90 मर्तबा मेरा अंजाम बखैर और खूबी हुआ। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इतनी जल्दी मेरा पीछा छूट गया। अपने अफसानों के मुकदमों के सिलसिले में मुझ पर 4 मुकदमे चल चुके हैं। काली सलवार, धुआं, बू और ठंडा गोश्त। पहले 3 मुकदमे हिंदुस्तान में, जिसमें मुझे बहुत बड़ी लानत झेलनी पड़ी। लेकिन ठंडा गोश्त ने मेरा बुरकस निकाल दिया। हाई कोर्ट ने निचले कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मुझे जुर्माना देना पड़ा। कुछ दिनों के बाद मेरे अफसाने ऊपर नीचे और दरमियान लाहौर के दैनिक एहसान में छपते ही फिर पुलिस हरकत में आई और मुझे अपने इस 5वें मुकदमे को झेलने के लिए, जिसे जानबूझकर कराची की अदालत में दायर किया गया था, लाहौर से कराची जाना पड़ा। मैं अपने दोस्त नसीर अनवर के साथ लाहौर से कराची पहुंचा। सरकार बनाम मंटो हाजिर हो। जनाब, मेरा नाम सआदत हसन मंटो है और आज आपने मेरे मजबून ऊपर नीचे दरमियान के तहत फर्श निगारी की दफ़ा 292 के तहत तलब फरमाया है। मैं ये जुर्म तस्लीम करता हूँ कि अफसाना मेरा ही लिखा है और मैं ही इसका अफसाने निगार हूँ। आप तशरीफ़ रखिए जनाब। जनाब आप ही से कह रहा हूँ तशरीफ़ रखिए। आप इतने दिनों तशरीफ़ क्यों नहीं लाए? जनाब मेरी तबीयत नासाज थी। तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया होता। मैं इतना बीमार था कि वो भी नहीं कर सका। तो अभी आप क्या चाहते हैं मंटो साहब? आप हमें जल्द अज जल्द फारिग कर दीजिए, हम वापस जाना चाहते हैं। देखिए जनाब, इतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता। मैंने अभी तक आपका मजमून पढ़ा नहीं है। इंशाल्लाह आज रात पढ़ लूँगा, कल सुबह फैसला भी सुना दूँगा। शुक्रिया जनाब। एक दिन का मुझे वक्त मिल गया जिसे मैं कराची में घूमकर बिताना चाहता था, क्योंकि कराची शहर मुझे बिल्कुल बम्बई की तरह लगता था। अगर हम बम्बई को एक बड़े शहर के नाते समझने की कोशिश करें तो बम्बई को समझना आसान नहीं, और अगर हम बम्बई को एक रूपक के तौर पर समझने की कोशिश करें तब भी बम्बई एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाए। बम्बई को कृष्णचंद्र ना समझ सका, राकेश बेदी ना समझ सकी, इस्मत चुगताई ना समझ सकी, क्योंकि मैंने, मंटो ने बम्बई को समझा और खुद चलता फिरता बम्बई बन गया, जो पाकिस्तान के समाजी इंसानों के समझ में ना आ सका। मंटो हाजिर हो। मैंने फैसला लिख लिया है। आज तारीख क्या है जनाब? 25। जनाब 25 रुपये जुर्माना। जी 25 रुपये और आप बरी हैं। और नसीर अनवर ने फौरन जेब से 25 रुपये निकाल कर दिए। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि इतनी जल्दी मेरा पीछा छूट गया, वरना ठंडा गोश्त ने मुझे हिलाकर रख दिया है। मैं तो एक अफसाना निगार, लेकिन दुनिया की अदालत ने मुझ पर हमेशा से एक फहश और अश्लील होने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान सरकार ने कभी कहा कि मैं कम्युनिस्ट शक के दायरे में हूं, कभी मुझे अजीम लेखक की उपाधि, कभी मुझसे जिंदा रहने का मामूली सा हक छीन लिया। मैं समझ चुका था कि पाकिस्तान सरकार ही क्यों, मैं किसी भी सरकार, किसी भी सिस्टम या किसी भी ताकत के लिए एक बाहर का ही आदमी, एक मुहाजिर। बार बार खुद से सवाल किया, मैं कौन हूँ,
कहाँ कम, किस जमीन कम, हिंदुस्तान की जमीन का या पाकिस्तान की जमीन का? पागलों की तरह जिंदगी भर उस जमीन को तलाशता रहा, कभी अस्पताल में रह के तो कभी पागल खानों में रह के। सबने कहा मंटो वो अश्लील, वो फहश निगार, वो पोर्नोग्राफर, वो जो सारा दिन शराब पीता है। मैं अगर शराब पीता हूँ तो मैं उससे क्यों इनकार करूँ? अगर मैंने किसी से उधार लिया है तो मुझे उससे भी इनकार नहीं होना चाहिए। दुनिया इस लिहाज से बुरा समझती है तो समझे। मैं वेश्याओं पर लिखता हूँ, सही समझते हैं या बुरा समझते हो तो समझे, क्योंकि मैं कभी उस औरत पर नहीं लिखूंगा जो अपने शौहर से रोज पिटती है, रोज सुबह उसके जूते पॉलिश करती है और रात को पाँव दबाती है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है। मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। ये मेरी हीरोइन एक वैश्या, एक थकियाई रंडी हो सकती है जो रात भर धंधा करती है और दिन में सोते हुए में कभी एक डरावना ख्वाब देखकर उठ बैठती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसके भारी भारी पकोटे जिन पर बरसों की कितनी उचटती नींदें जमा है, ये मेरा अफसानों की हीरोइन बन सकती है। उसकी गलाजत, उसकी बीमारियाँ, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी गाली, ये सब मुझे पसंद है। उसके मुतल्लिक लिखता हूँ, मज़हब और सिस्टम की चक्की में पिसते हुए अवाम और इंसानियत मेरे अफसानों के मौजू होंगे। ऐतराज़ किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि नए अदब, नए साहित्य के नाम से लिखने वालों ने औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात को ही अपना मौजू या सब्जेक्ट क्यों बनाया? मैं सबकी तरह से जवाब बिल्कुल नहीं दूँगा। अपने मुतल्लिक बस इतना कहूँगा कि ये मौजू, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है। क्यों है? बस ये समझ लीजिए कि मुझ में परवर्जन है। मैं विकारग्रस्त हूँ और अगर आप अक्लमंद हैं तो चीज़ों की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और फ़ायदे नुकसान अच्छी तरह जान सकते हैं। तो समझ लेंगे कि ये बीमारी मुझे क्यों है। ज़माने के जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़िए। अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त। मुझ में जो बुराइयां हैं वो इस अहद की बुराइयां हैं। मेरी तहरीर में कोई नुक्स नहीं, लेकिन जिस नुक्स को मेरे नाम से जोड़ा जाता है, दरअसल वो मौजूदा निज़ाम का नुक्स है। मैं हंगामा पसंद नहीं, मैं लोगों के ख्यालातों जज्बातों में हैजान पैदा करना नहीं चाहता। मैं उस सोसाइटी तहजीब व तमद्दुन की चोली क्या उतारूंगा जो है ही नंगी। मैं उसे कपड़े पहनाने की भी कोशिश नहीं करता, इसलिए ये मेरा काम है। लोग मुझे स्याह कलम कहते हैं, लेकिन मैं तख्ता स्याह पर काली चौक से नहीं लिखता, सफेद चौक का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कि तख्ता स्याह की स्याही और ज्यादा नुमाया हो जाए। यही मेरा खास अंदाज, मेरा खास तर्ज, जिसे फहश निगारी या अश्लीलता, प्रोग्रेसिव या तरक्की पसंद, खुदा मालूम क्या क्या कुछ कहा जाता है। लानत है सादत हसन मंटो पर, कम वक्त को लोग गाली भी सलीके से नहीं दे सकते। मैं सादत हसन मंटो, फहश अफसाना निगार। स्टेज पर हूँ, प्रोग्राम के शादी साहब को सम्मान किया जाए। शाफी साहब से एक गुजारिश हो रही है कि अपने पात्र जो भी थे उनका यहाँ पर एक परिचय करा दीजिए। ये अदाकार जो भी थे इनका तारुफ आप करा दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक, हमारी ऑडियंस देख सके इसको। बेटा आप ही बता दो उनको नाम, आगे जाके आप सब अपना अपना नाम बता दो। जाओ। मेरा नाम राहुल स्वामी है। मेरा नाम महिपाल सिंह है। मेरा नाम रोहित विजय है। मेरा नाम बालू शर्मा है। मेरा नाम पंकज चौहान। मेरा नाम आरिफ खान है। साहिल आहूजा। राघव शर्मा। वो बच्चियाँ और कोई नहीं है।